गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि सभी को पता है देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, खुद का फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉफ्स मतलब ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, खुद का फूड मटेरियल खुद नहीं बना पाते, दे आर डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे हम सभी को पता है कि जो भी फोटोसिंथेसिस है या फिर जो भी प्लांट होते हैं वो खुद का फूड मटेरियल खुद ही प्रिपेयर करते हैं, मतलब दे आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और हम लोग खुद का फूड मटेरियल बना रहे हैं क्या? बनाते, लेकिन कैसे? गैस पे बनाते। तो वो बनाना मतलब बनाना नहीं है, ठीक है। वो तो हम लोग पहले से मिले हुए से खा रहे हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट पे, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफ्स में कौन आएगा? एनिमल और सम ह्यूमंस जो खुद के फूड मटेरियल नहीं बना सकते, और वो इनडायरेक्टली किन पे डिपेंड होते हैं? ऑन द प्लांट पे डिपेंड होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्लांट मटेरियल, खुद का फूड मटेरियल तो बना रहा है, लेकिन किस प्रोसेस से, क्यों और कैसे बनाता है? वो बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते? ये डिफरेंस हम आज देखेंगे। तो जो भी फूड मटेरियल प्रिपरेशन की प्रोसीजर होती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब एग्जैक्टली इस फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? तो फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रिपरेशन होता है बाय सम इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, प्रोटीन, ऑल आर ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। और जो भी CO2 है, O2 है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये सारे आएंगे हमारी इनऑर्गेनिक मटेरियल में। तो इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है? देयर इज अ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम लोग ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है, जिसे जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज मतलब एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज नथिंग बट द ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज किससे फॉर्म हो रहा है? बाय कंज्यूमिंग द CO2 एंड द H2O फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशन। इनको एब्जॉर्ब करके कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बन रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या सिर्फ इतनी सी चीजें होने के बाद हो जाएगा, फूड मटेरियल तैयार हो जाएगा? नहीं, इनके लिए हम लोगों को लगता है लाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल सभी को पता है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो भी होता है वो मेसोफिल सेल्स में होता है। मेसोफिल सेल्स कहाँ पर होते हैं? इन द लीव्स। मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होते हैं इन द लीव्स। इसीलिए तो प्लांट ग्रीन कलर के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल, हम लोग ग्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमें क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए हम लोग फूड मटेरियल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल से क्या, मेसोफिल सेल में जो भी क्लोरोफिल है, उनकी हेल्प से एज वेल एज जो भी सनलाइट मिल रही है, उस सनलाइट को ट्रैप करके क्या होता है? फूड मटेरियल बनता है। अब सनलाइट को ट्रैप करना मतलब कौन ट्रैप करता होगा उसमें? तो उसमें होते हैं जो भी क्लोरोफिल पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप। फर्स्ट वन इज कैरोटीन्स एंड सेकेंड वन इज xanthophyll। कैरोटीन जो है वो ऑरेंज रेड कलर का पिगमेंट होता है, और जो xanthophyll होता है वो ऑक्सीजन को लेता है। जबकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट है? जब हम इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, उस केमिकल स्ट्रक्चर में हम लोगों को जो भी फंक्शनल ग्रुप दिखाई देता है, वो फंक्शनल ग्रुप होता है मिथिल, इन केस ऑफ क्लोरोफिल ए। जब हम क्लोरोफिल बी देखेंगे तो उसमें हम लोगों को जो केमिकल फंक्शन है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप होता है, वो रहेगा CHO, मतलब अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इस तरह से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, इस तीन प्रकार के क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं इन
प्लांट लीफ। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए का फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या करता है? जो भी एनर्जी होती है वो ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसे इसलिए हमारे पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी नहीं रहेंगे तो एनर्जी कैसे ट्रैप करेंगे? अगर उन्होंने एनर्जी ट्रैप नहीं की तो वो फूड मटेरियल कैसे बनाएंगे? पॉइंट है। तो यहाँ पे इसीलिए क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी प्लांट है, प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल को एनवायरमेंट से लेता है, कंज्यूम करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड द क्लोरोफिल पिगमेंट्स टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू द ऑर्गेनिक मटेरियल। और ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है? ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो CO2 और H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल एब्जॉर्ब हो गया, तो ये जो भी है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। साथ में ही क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। एनवायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हुआ और कुछ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर ये 6Q आया, ये 12Q है और ये सब कुछ क्या है। हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो उस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए। तो यहाँ पर 6C है, कार्बन 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल था, तो हमें यहाँ पे भी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 6 लिया। इस रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में क्या है? हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पर भी 12 है, 6 इंटू 2 12, तो यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को 12 बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12, मतलब 24 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन। सो इन दिस रिएक्टेंट हम लोगों को देना पड़ेगा 12। तो इस तरह से हमने क्या किया है? रिएक्शन को बैलेंस करा है। अब देखते हैं कि ये जो भी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, वो तो पता चल गई है कि कहाँ पे हो रही है? लीफ में हो रही है। अब लीफ में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है ही, नो डाउट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीफ, बट वहां पे एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्या होता है इस क्लोरोप्लास्ट में, वो देखेंगे। फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में आती है दो रिएक्शंस, एक होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ही होगी, और जो डार्क रिएक्शन है उसमें लाइट प्रेजेंट नहीं होगी, दैट इज इंडिपेंडेंट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट द डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेंगे कि क्लोरोप्लास्ट ऐसा कैसे बना हुआ है कि जिसमें इतनी बड़ी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर की जो है उसे हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस दिख रही है, ये वाली जो भी स्पेस दिखती है उसे हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दैट इज व्हाट? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर में जो भी हम लोगों को व्हाइट पोर्शन दिख रहा है उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, दैट इज नथिंग बट द व्हाट? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब एक फ्लूइड है जिस फ्लूइड में मेनी ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, मेनी ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे जो रिएक्शन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो हमारे मैट्रिक्स में क्या है? एंजाइम्स और डीएनए भी है उसका खुद का, और कुछ क्या होंगे उसमें? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है कॉइल्ड स्ट्रक्चर, वो क्या होता है? तो जो भी कॉइल स्ट्रक्चर है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रैनम और ग्रैना। सिंगुलर इज ग्रैना, प्लूरल इज सिंगुलर इज ग्रैनम एंड प्लूरल इज ग्रैना। इस ग्रैना का जब हम एक कॉइल निकालते हैं तो उस कॉइल को हम लोग बोलते हैं थैलोकॉइड स्ट्रक्चर, दैट इज नथिंग बट द
थैलाकॉइड स्ट्रक्चर। मतलब सपोज ये मेरा ग्रेना है, इस ग्रेना में से जब मैं एक कॉइल को बाहर निकालती हूँ तो उसे हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ये जो भी ग्रेनम है और ये जो ग्रेनम है, उन दो ग्रेनम को एक लाइन ने कनेक्ट किया है, उस लाइन का नाम होता है स्ट्रोमा लैमेली। दैट इज नथिंग बट द स्ट्रोमा लैमेली। ये स्ट्रोमा लैमेली क्या कर रहा है? दो ग्रेनाओं को जोड़ रहा है टू फॉर्म अ परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद इसके अंदर में भी क्या है? पूरा ग्रेनम, सॉरी, जो भी स्ट्रोमा है वो प्रेजेंट है। ये है उसका जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए, जो क्लोरोप्लास्ट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब ये जो भी क्लोरोप्लास्ट है उसमें पूरा क्लोरोप्लास्ट यूज होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जिसमें हमने बोला था एक लाइट रिएक्शन के बारे में, तो दूसरा था डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होती है तो लाइट रिएक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन लाइट, वो लाइट के अब्सेंस में नहीं होगी। और जो डार्क है मतलब वो लाइट इंडिपेंडेंट है, वो अब्सेंस में हो सकती है। तो लाइट रिएक्शन ऑलवेज ऑकर इन द लाइट रिएक्शन ऑलवेज ऑकर इन द ग्रेना स्ट्रक्चर। मतलब ये जो भी ग्रेना है, ग्रेना में होता है हमारी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज ऑकर इन द ग्रेना, whereas the dark reaction is occur in a stroma। ये जो भी स्ट्रोमा है, ये जो भी फ्लूइड दिखता है हम लोगों को स्ट्रोमा का, स्ट्रोमा में होता है हमारी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज ऑकर इन द स्ट्रोमा। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा एक क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होता है हमारे मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स आर प्रेजेंट इन द लीफ, और लीफ एक पार्ट है हमारे प्लांट का। अब जो भी यहाँ पे फूड मटेरियल जो है वो प्रिपेयर्ड हो गया है, तो क्या वो सिर्फ लीफ में रहेगा? नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि ये पूरा हमारा प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट में रूट्स होते हैं जो नीचे प्रेजेंट होते हैं, ऊपर में हो सकता है यहाँ पे कुछ बडिंग हो, कुछ फ्लावर्स प्रेजेंट हो, और ये है हमारा पूरा एक पेड़। ठीक है, तो यहाँ पर फूड कहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है? मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स कहाँ पर है? हमारे लीफ में। तो फोटोसिंथेसिस होगा लीफ में, और इसी तरह से फूड का प्रोडक्शन होगा लीफ में। अब ये फ्रूट प्रोडक्शन क्या यहीं तक सीमित है? नहीं, ओवरऑल बॉडी तक भी पहुंचाना पड़ेगा। सिर्फ हमारे एक ही ऑर्गन ने अगर खाना किया तो पूरी डेवलपमेंट होगी क्या? नहीं होगी। तो इसी तरह से जो भी फूड मटेरियल हमारे लीफ में प्रिपेयर होता है, उस पर फूड मटेरियल को क्या करना पड़ता है? ऊपर और नीचे ओवरऑल बॉडी में उसको भेजना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो जब भी फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, वो काम करते हैं हमारे जाइलम सेल। जाइलम टिश्यूज करते हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन, और जो वाटर है, वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द रूट, तो यहाँ से जो भी वाटर है तो वो भी वाटर हम लोगों को ओवरऑल बॉडी तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये पहुंचाते हैं जाइलम, और फूड मटेरियल पहुंचाते हैं हमारे फ्लोएम सेल। ठीक है, फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, और वाटर हेल्प, जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब जाइलम और फ्लोएम तो हम लोगों को पता ही है कि किसमें होते हैं। जाइलम और फ्लोएम वस्क्यूलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वस्क्यूलर एंड नॉन वस्क्यूलर प्लांट। तो इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इससे हेल्प क्या हो रही है? प्लांट खुद का मटेरियल खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हीं प्लांट से हम लोग भी ले रहे हैं। ठीक है, तो किसका फायदा हुआ इसमें? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, मतलब प्लांट का। जो प्लांट पे डिपेंडेंट है ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, ह्यूमंस, उनका भी फायदा हुआ, साथ ही साथ में एनवायरमेंट का फायदा होता है। अब वो कैसे?
जब भी फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस हो रही है, उस फोटोसिंथेसिस में क्या यूज हो रहा है? CO2 यूज हो रहा है। यह CO2 कहाँ से फिक्स हो रहा है? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और हम लोगों को पता है कि एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन जो भी है ऑक्सीजन का, वो अगर कम मात्रा में रहे तो ही अच्छा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है इन द एटमॉस्फेयर, वो फिक्स्ड हो रहा है फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट का कम हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा है, पोल्यूटेड नहीं हो रहा है। ठीक है, एज वेल एज जो भी सोर्स है, हमारा लाइट सोर्स कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? सन से। तो जो भी सनलाइट है वो ट्रैप करने वाली एक ही प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज ओनली द वन प्रोसेस वेयर द सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड प्रिपेयर द फूड। ऐसा दूसरा किसी भी प्रोसेस में नहीं होता है। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस है जिसमें प्लांट बनाते हैं खुद का फूड मटेरियल। ठीक है, थैंक यू।